हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री टाइमर। मैं आपका दोस्त मनीष सोनी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली एक्ट है क्या? इस एक्ट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी अथॉरिटी से जवाब मांग सकता है। बेसिकली कहे तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाने के पीछे लाने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि कोई भी अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, अगर वो अपना काम ठीक ठाक नहीं कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए था, या कुछ काम है जो उन्होंने नहीं किया, या किसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लग गया, या ऐसे बहुत सारे रीज़न जिससे कि एक पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा हो, उसका एक जवाब मांगने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के स्कोप्स पढ़ेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। इसलिए अब हमें पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली आया कहाँ से। क्या ये पहले से कहीं पे मौजूद था या ये एकदम से ही आ गया? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। अब अगर हम इसमें इसका पहला पॉइंट ही पढ़ लें तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1948 के अंदर ही ह्यूमन राइट्स में इसको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कोई इतना नया एक्ट नहीं है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। अब अगर हम अगली बात देखें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के आर्टिकल 19 के अंदर भी यह कह दिया गया था कि हर इंसान को अपने तरीके से अपने एक्सप्रेशन, अपनी ओपिनियन रखने का पूरा पूरा अधिकार है बिना किसी इंटरप्शन के। मतलब अगर हम कोई अपनी बात कहते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने एक्सप्रेशन देते हैं, तो हमें उसमें किसी की भी इंटरप्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यही नहीं, अगर हमारे कोई आइडियाज़ हैं, अगर हमारे कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको सर्कुलेशन के लिए भी कोई हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सफिशिएंट है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी का एक पार्ट ही है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट से, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए 1990s में ही एक मोमेंटम चालू हो गया था। मतलब आया 2005 में, लेकिन तैयारी 1990 से ही शुरू कर दी थी। अब अगर हम अगला पॉइंट पढ़ें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 179th की रिपोर्ट जो आई थी, मतलब 179th रिपोर्ट लॉ कमीशन की जब आई थी, उसमें ये जोर दिया गया कि कुछ ऐसा एक्ट आना चाहिए जिससे कि एक नागरिक को इन्फॉर्मेशन मिलने की सुविधा मिल सके। उसी को देखते हुए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को अनेक्ट भी कर दिया, पर वो किसी कारणों से एनफोर्स नहीं हो पाया। अब जब एनफोर्स नहीं हो पाया तो फिर वो एक्ट किस बात का? अब फिर उसी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को, जो 2002 में अनेक्ट हुआ था, उसी को रिप्लेस करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को दोबारा से लाया गया और इसको 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। मतलब राष्ट्रपति साहब ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे और उसी दिन से एनफोर्स हो गया था। मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये 1948 से चलती आ रही एक प्रोसेस है जिसमें कई बदलाव हुए। इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी आ गया, बदलाव हुए। अब अगर हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 1990 से इसको लाने की कवायद शुरू हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 179th रिपोर्ट लॉ कमीशन की जब आई थी, उसमें ये जोर दे करके कहा गया कि ऐसा एक एक्ट होना चाहिए जिससे कि एक आदमी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसके लिए भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को एनेक्ट किया गया 2002 में।
लेकिन वो किसी कारणों से एनफोर्स नहीं हो पाया। एनफोर्स नहीं हुआ तो वो एक्ट तो एक्ट रहा नहीं। अब उसी को रिप्लेस करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लेके आए। अब जब वो लेकर के आए तो उसको एनफोर्स राष्ट्रपति साहब ने 15 जून 2005 को कर दिया। अब जब एनफोर्स कर दिया तो वो सब पर लागू भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब इसकी संवैधानिक विशेषता क्या क्या हो गई, क्या ये संवैधानिक भी था या नहीं था। अब अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया हर आदमी को अपने तरीके से बोलने का, अपने एक्सप्रेशन देने का पूरा पूरा अधिकार है, और इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी इंक्लूड कर दिया। मतलब 19(1)(a) अगर हम देखेंगे तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड कर दिया। और अगर हम आगे जाते हैं तो एक केस ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। इस केस के अंदर जो कोर्ट ने एक बता दिया कि भैया हर सिटीजन को अपने तरीके से अपने इंफॉर्मेशन लेने का, अपने स्फेयर में रहने का, अपने लाइफ में हर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है और कोई उसे बाउंड नहीं कर सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया हर नागरिक की ये फ्रीडम है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले हर आदमी की ये फ्रीडम है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे भी ले सकता है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज एग्जिस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है। तो हम इसको मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 19(1) मतलब आर्टिकल 19(1)(a) में ये साफ साफ कह दिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है जी, मतलब हम इतनी बात समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबिलिटी भी इसकी है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम इसके पढ़ेंगे स्कोप्स। अब स्कोप्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। स्कोप तो यही है कि एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ही ऐसा है जहाँ पर इंडिया के मैक्सिमम लॉस अप्लाई नहीं होते। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। हम कोई सा भी लॉ ले लें, जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम लॉ काम ही नहीं करते। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब RTI एक्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी काम करेगा, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर के नहीं होने चाहिए। मतलब अगर इंडिया है, इंडिया में दो तरीके की सरकारें हैं, सेंट्रल और स्टेट। अब अगर सेंट्रल और स्टेट में आरटीआई दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, पर अगर वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर में खाली एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन एक्ट 2004 होगा, वो वहाँ का अपना खुद का एक्ट है। ठीक है, अब हम इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया कि आरटीआई लाने का मेन मकसद क्या था कि भैया कोई भी आदमी है, गरीब है, अमीर है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलने का पूरा पूरा अधिकार होगा। मतलब अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई कंसर्न अथॉरिटी है, उसे उससे इन्फॉर्मेशन मांगनी है रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, तो वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन दे के कुछ उनकी प्रिस्क्राइब फीस में उनको दे करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि अब इन्फॉर्मेशन वो खाली डॉक्यूमेंट्स की ही नहीं मांगेगा, वो किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, चाहे सैंपल्स की हो, चाहे रिकॉर्ड्स की हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो, ईमेल्स की हो, जो भी रेलिवेंट उसे लगे उसकी मांग सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। अब वही मैंने बताया था, एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। अब आरटीआई एक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें तो ऐसी दे दी कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी कर दी कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते।
सपोज कर लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमने इसको सर्कुलेट कर दिया तो इससे भारत की अखंडता पर, इंटीग्रिटी पर खतरा पड़ने का सवाल है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो बाउंड नहीं कर सकती इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सपोज कर लीजिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जिससे कि इंडिया की इंटीग्रिटी पर खतरा मंडरा रहा हो, तो उस केस में कंसर्न अथॉरिटी मुझे इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर देगी, और उसके लिए मैं उनको बोझ भी नहीं डाल सकता। ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो सर्टिफाइड कॉपीज के अंदर मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एक ब्लैंक पेज दे दिया, उसमें टाइप करके दे दिया ना। सर्टिफाइड कॉपीज मतलब वो जिस कंसर्न अथॉरिटी से मैंने मांगी है इन्फॉर्मेशन, उस कंसर्न अथॉरिटी से मेरे को एक सर्टिफाइड होके, मतलब उसकी कोई सील लगा करके, हाँ कि ये इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है, वो मुझे उस तरीके से मिलेगी। आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे करके, और उसके जिस डिपार्टमेंट से आपने मांगी है उसकी सील के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो आपको बाय ईमेल भी मिल सकती है, पर उसके अंदर भी उसका डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है। अब आजकल एक काम और अच्छा कर दिया है कि हर पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है। अब उनको वेबसाइट पे भी दिखानी पड़ती है, और उनको एक रिटर्न फॉर्मेट में भी दिखानी पड़ती है कि हाँ आपने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो और हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। मतलब उनको ये बाउंड कर दिया कि आप जो दे रहे हो वो हमें भी बताओ। अब पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर दोनों ही गवर्नमेंट आ जाती है, सेंट्रल भी और स्टेट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ करेगी ना, क्योंकि इंडिया में दोनों गवर्नमेंट लाई करती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी किसी स्टेट के अंदर लाई कर रही होंगी तो हम स्टेट बोलेंगे, और अगर वो पब्लिक अथॉरिटी किसी सेंट्रल के अंदर लाई कर रही होगी तो उसके लिए सेंट्रल जिम्मेदार है। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट आपस में जिम्मेदार है। ठीक है। अब मेन दिक्कत आती है टाइम की। हमने आरटीआई डाल दी, उसका जवाब कब आएगा? एक प्रिस्क्राइब टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो इस एक्ट के अंदर वो टाइम भी पढ़ेंगे हम कि हाँ हमने इन्फॉर्मेशन डाली, विद इन 30 डेज हमें मिल जानी चाहिए, 30 डेज नहीं मिली तो 45 डेज बाद मिल जानी चाहिए। तो ये सब पॉइंट अभी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका मैं आपको आज जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ। अब मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी किसी पब्लिक अथॉरिटी से। अब पब्लिक अथॉरिटी के पास वो जवाब नहीं है तो वो किसी और से मांगेगी, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि उसके क्या राइट्स होंगे, उसके ऊपर क्या बाउंडेशन लगा रखी है, या उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अब दूसरी बात आती है, अब सपोज कर लीजिए मैंने कोई आरटीआई डाली, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये बायस है, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बायस है, तो मैं उसके अगेंस्ट एक अपील भी डाल सकता हूँ कि नहीं, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये मुझे लगता है कि ये बायस है। तो उस अपील के ऊपर भी सुनवाई होगी। मतलब अगर मुझे लगता है कि भैया ये जो आपके डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है, तो मैं अपील दे दूंगा आगे, और उस अपील के बेसिस पे उस पर सुनवाई होगी कि हाँ वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज जेन्युइन और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी ऑब्वियसली उसके लिए कमीशन फॉर्म होंगे, तो सीआईसी और एसआईसी। सीआईसी का मतलब हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी का मतलब हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलनी थी तो उसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिम्मेदार होगा। अगर कोई स्टेट से मिलनी थी तो उसके लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिम्मेदार होगा। मतलब ये है कि अगर कोई सेंट्रल कंसर्न है तो उसके लिए सीआईसी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कोई स्टेट कंसर्न है तो उसके लिए एसआईसी फॉर एवरी स्टेट, नॉट फॉर वन,
फॉर एवरी स्टेट। अब ऐसा भी तो होता है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, सॉरी हमने आरटीआई डाल दी, अगलों ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, लटकाते गए लटकाते गए लटकाते गए। तो अगर हम उसके अगेंस्ट अपील कर देते हैं तो उन रॉन्ग डूअर्स पर भी पेनल्टी का प्रोविजन है, अगर वो कोई सफिशिएंट ग्राउंड पेश ना कर पाए तो। अब लास्ट पॉइंट ये समझ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट खाली उस पॉइंट तक के लिए लायबल होगी अगर हमें सपोज कर लीजिए हम कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन मांगी जी, हमारा ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी डेडलाइन ये थी, पर ये डेडलाइन में काम पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। अब जब वो काम पूरा नहीं हुआ पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ इतनी ही लाइबिलिटी बनती है कि उस काम को पूरा कराए या उसकी इन्फॉर्मेशन पक्की दे दे, और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट। अब हम इस ये जो आज हमने ये पॉइंट पढ़े हैं इसी के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में और ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये आज के लेक्चर में मैंने आपको खाली एक ढांचा दे दिया है, आज के लेक्चर में मैंने खाली आपको एक ढांचा दे दिया है जिसमें कि हम आज पूरा इसी तरीके से पढ़ना है और इसी के अंदर से हमारे टॉपिक्स निकलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त मनीष सोनी आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए